कि असम राइफल पर एफआईआर दर्ज जो है वो सिर्फ एक एसएचओ का कॉल होगा, उसके ऊपर पूरी व्यवस्था को इस बात की जानकारी दी गई होगी। मणिपुर की पुलिस वही पुलिस है कि जिनके थानों से हजारों हजार बंदूकें लूट ली गई, हजारों हजार गोलियां लूट ली गई। आपकी ही सरकार है मणिपुर में, उसके अंदर में काम करने वाली पुलिस है, वो असम राइफल पे मुकदमा दर्ज कर देती है। ये कैसा राष्ट्रवाद है जो दिखता कुछ है होता कुछ। आपकी पार्टी के नेता, बीजेपी के विधायक जो वहां से हैं, वो भी कह रहे हैं कि असम राइफल को यहां से हटा दिया जाना चाहिए। वहां तो आप फिर सुरक्षा बलों का मनोबल तोड़ने की कोशिश हो रही है ना। सेना को बयान जारी करना पड़ा ना कि सेना का जो मकसद है वहां पर शांति स्थापित करने का जो ड्यूटी दिया गया है, उससे भटकाने की कोशिश हो रही है। बीजेपी राष्ट्रवाद को बहुत ओ करती है कि राष्ट्रवाद जो है वो बीजेपी की पहचान है। मुझे समझ नहीं आया जब मैंने देखा कि मणिपुर में आपकी पार्टी की सरकार है, उस सरकार के अंदर इतनी हिम्मत है कि उसके अंदर में काम करने वाली पुलिस असम राइफल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देती है। वो और मणिपुर की पुलिस वही पुलिस है कि जिनके थानों से हजारों हजार बंदूकें लूट ली गई, हजारों हजार गोलियां लूट ली गई, और वापस लौटने के नाम पर नाम मात्र के चीजें सरेंडर की गई। बाद बाकी अभी भी वो बंदूकें नहीं लौटी हैं, वो गोलियां नहीं लौटी हैं। तो एक तरफ आप राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, आप कहते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री दिवाली मनाता है, हम सबके प्रधानमंत्री हैं, दिवाली मनाने जाते हैं सीमा पर, लेकिन आपकी ही सरकार है मणिपुर में, उसके अंदर में काम करने वाली पुलिस है, वो असम राइफल पे मुकदमा दर्ज कर देती है। ये कैसा राष्ट्रवाद है जो दिखता कुछ है होता कुछ है। देखिए, आपने क्योंकि मणिपुर के सवाल के माध्यम से राष्ट्रवाद की एक व्यापक परिभाषा पर आपने एक बात छेड़ी है, तो मुझे व्यापकता से जवाब देना होगा। 9 वर्ष पहले इस पूरे पूर्वोत्तर में, नॉर्थ ईस्ट में कई ऐसी जगहें भी थी जहां पर भारत का तिरंगा नहीं लहराता था। 9 वर्ष पहले ऐसी जगह भी थी जहां पर नेताजी हो या महात्मा गांधी हो, उनकी प्रतिमा को खंडित किया जाता था। 9 वर्ष पहले कई ऐसी जगहें भी थी जहां पर पैरेलल सरकारें भी चलती थी, जिनका अपना अलग से करेंसी, अलग से शासन होता था। इन 9 वर्षों में अगर आप पूर्वोत्तर को देखेंगे तो लगभग 70% इंसर्जेंसी, 60 से 70% सिविलियन डेथ्स, 60 से 70% सिक्योरिटी पर्सनल की डेथ्स और वायलेंस में एक बहुत बड़ी मात्रा में कमी आई है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जिस पूर्वोत्तर को एक फार फ्लंग एरिया माना जाता था, उसको मेन स्ट्रीम में लाने का काम, एक उदाहरण देता हूँ, 9 एयरपोर्ट थे पूरे पूर्वोत्तर में, आज 9 वर्षों में उसकी तादाद 15 हो गई। 1 लाख करोड़ के सड़कों के काम चल रहे हैं, 60-70 हज़ार करोड़ के और विकास के कार्य चल रहे हैं। ग्रॉस बजटरी सपोर्ट उस जगह का बढ़ाया गया है। वहाँ पर एक समय पर प्रधानमंत्री आसाम से आते थे, पर वहाँ प्रधानमंत्री कभी जाते नहीं थे। असम के विषय में बोल रहा हूँ। अब मुझे पता है कुछ लोग निकालेंगे कि 1 बार गए थे, 2 बार गए थे। मैं मतलब एक बोलने के तरीके से कह रहा हूँ कि मनमोहन सिंह जी कितना असम के प्रति कटिबद्ध थे और कितना उन्होंने कार्य किया। और यहाँ पर एक प्रधानमंत्री है जो 50 से अधिक समय वो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट गए हैं, 450 से अधिक बार हमारे मंत्री गए हैं। एक समय था कि चाइना के कहने पर मंत्री कहीं जा नहीं पाते थे, आ नहीं पाते थे नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में। आज हमारे कैबिनेट में 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम 4 मंत्री नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। सोनोवाल जी हो, किरण रिजिजू जी हो, प्रतिमा भौमिक हो, या उनके अलावा भी और 2 मंत्री हैं। ये नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने का कार्य किया गया है। अब ऐसी स्थिति में मणिपुर में जो घटनाक्रम हुई, मणिपुर की घटनाक्रम जो 2015, 16, 17, 18 के बाद होने वाली घटनाक्रम नहीं है। पहले तो ये समझना होगा कि मणिपुर में ये नस्ली हिंसा का एक लंबा दौर चला है और पूरे पूर्वोत्तर में अलग अलग, मैं कह सकता हूँ कि नस्ली एंगल पर भी, जाति और बाकी एंगल्स पर भी हिंसा का लंबा दौर चला है। ये 60-70 वर्षों से चला है। ये अभी 9 वर्षों के कालखंड में है कि बोडो अकॉर्ड, NLFT अकॉर्ड, नागा पीस अकॉर्ड, इसके अलावा असम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट, इसके अलावा जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ब्रू रियांग अकॉर्ड, कार्बी अंगलोंग अकॉर्ड, ये सारे अकॉर्ड्स 60-70 वर्ष तक साइन नहीं किए गए। यहाँ पर इनको साइन करके 8-8, 10-10 हज़ार जो हथियारबंद इंसर्जेंट्स थे उनको सरेंडर कराने का काम भी हुआ है। कोई ये नहीं कह रहा कि जो मणिपुर में घटनाक्रम हुआ वो स्वीकार्य है। मणिपुर में जो हुआ वो अस्वीकार्य है और इसीलिए
सदन के पटल पर जो पूरी घटनाक्रम थी, इसको विस्तृत तरीके से प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में, गृह मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में, और बहुत सारे मंत्रियों ने और बहुत सारे नेताओं ने उसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा की है। जहाँ तक सवाल है एफआईआर का, किसके खिलाफ क्या एफआईआर हुई नहीं हुई, तो मान्यवर इस देश में ऐसा भी हुआ है कि गलत आरोपों पर भारत की सेना के खिलाफ बलात्कार के आरोप लगाए हैं, और वो लगाने के बाद कुछ लोगों ने भारत की सेना के खिलाफ किस प्रकार का दुष्प्रचार किया है, उन सारे केसेस को सच्चाई और अंतिम स्थान तक पहुंचाकर जो गलत था उस पर कार्रवाई, और जो अगर गलत नहीं था तो उनको एक प्रकार से राहत देने का काम भी इसी सरकार ने किया है। अब वहाँ की जो सुरक्षा स्थिति है, वहाँ पर एक केंद्रीय सलाहकार भेजा गया है, सुरक्षा सलाहकार। उस सुरक्षा सलाहकार के अधीन सारी एजेंसीज, चाहे वो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, चाहे वो हमारी पुलिस हो, या चाहे वो और भी सुरक्षा बल हो, वो सारी रिपोर्ट करती है। जो कोई भी आरोप लगाएगा, अगर उसमें तथ्य होगा तो अंतिम स्तर तक उसकी जानकारी लेकर उसमें जांच होगी। अगर वो तर्कहीन और तथ्यहीन होगा तो उसको उसी समय पर खारिज और ख़त्म भी किया जाएगा। तो इसके विषय में कोई चिंता का, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। परंतु मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जब 1993 में, 1993 में सबसे ज़्यादा मणिपुर में हिंसा का नंगा नाच चलता रहा, उस समय पर मुझे एक भी वो केंद्रीय स्तर का, कैबिनेट स्तर का नेता बता दो जो वहाँ पर गया हो। अब गृह मंत्री गए थे, 3 दिन वहाँ पर रहकर आए। जब 1996-97 में, 97 में जब 1 साल से अधिक मणिपुर जलता रहा और लगभग 350 लोगों की हत्या हुई, तब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो आज सुझाव देती है, उसने उस समय पर उसको लागू क्यों नहीं किया? और जब 2011 में 120 से अधिक दिन मणिपुर बंद रहा, 3-3 हज़ार रुपये प्रति लीटर पेट्रोल का चलता रहा, तब आप बताइए कि ये जो बड़े बड़े लोग उपदेश आज दे रहे हैं, उन्होंने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाए? और ये वॉटअबाउटरी नहीं है। आप कहेंगे कि आप उनका गिनाने लगे, मैं इसलिए गिना रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम किसी भी विषय की व्यापक चर्चा करते हैं तो उसकी पृष्ठभूमि में जाना बहुत ज़रूरी होता है। आपको शायद ये पता नहीं होगी कि पहली बार मणिपुर में गुड्स ट्रेन इसी कालखंड में पहुंची है। अब मुझे बताइए कि ये कौन से राष्ट्रवाद का परिचय है कि हमारे देश की जनता और एक हिस्से को इतना अलग थलग रख दिया जाए कि वहाँ तक गुड्स ट्रेन भी ना पहुँचे। तो मुझे लगता है कि अपने काले कुकर्मों के इतिहास को देखकर लोगों को सवाल अपने तय करने चाहिए। जिन लोगों ने नॉर्थ ईस्ट को हमेशा के लिए मुख्य धारा से तोड़ने का काम किया, ऐसे लोगों को तो सवाल उठाने का कोई औचित्य नहीं बनता, ना अधिकार उनका बनता है। देखिए, गृह मंत्री ने इस मसले पर बहुत विस्तार से जवाब दिया, आपने भी उस चीज को दोहराया। चिंता की बात यह है कि आपने वहां पर शांति कायम करने के लिए असम राइफल को ही तैनात किया है। असम राइफल की तादाद बढ़ाई जा रही है। आपकी पार्टी के नेता, बीजेपी के विधायक जो वहां से हैं, वो भी कह रहे हैं कि असम राइफल को यहां से हटा दिया जाना चाहिए। ये जो पलटन है उस एक सेकंड, मैं आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं। आपने जो कहा है, जो स्टेटमेंट कहा है, बीजेपी के नेता नहीं है। जो लेटर सबमिट किया गया है वो वहां के जन समुदाय के आम प्रतिनिधियों का भी है, उसमें बीजेपी कांग्रेस नहीं है। एक बात मैं आपको बता दूं, वो पत्र पढ़ लीजिए। एक सेकंड, मेरी बात मैं आपको तथ्यात्मक रूप से, अभी कोई भी चेक कर ले। जो उन्होंने कुछ आरोप लगाए हैं, और ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, कोई भी यदि कोई आरोप लगाता है, हम उसके जजमेंट में नहीं बैठते हैं। आरोप लगते हैं तो उस पर एफआईआर होना ये एक कानूनी प्रक्रिया है। एफआईआर होगी, उसकी जांच भी होगी। जांच होने के बाद गलत पाया जाएगा तो कार्रवाई भी होगी, गलत नहीं पाया जाएगा तो गलत एफआईआर लगाने वाले के ऊपर कार्रवाई होगी। परंतु जो आप कह रहे हैं कि भाजपा के नेताओं ने वो किया है, वो ऐसा नहीं है। उसमें कांग्रेस, भाजपा, अन्य दलों के लोग भी उस समुदाय के शामिल है जिन्होंने ये आरोप लगाया है। तो ये सवाल जो आप पूछे ना हमारी राष्ट्रवादिता को लेकर, दरअसल सवाल इनको पूछना चाहिए कि आपके ही उस समुदाय के नेताओं ने उस लेटर पर साइन क्यों किया है।
नहीं, फिर वो मसला है, कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए, उसको कोई खारिज नहीं कर रहा है। तो इसको बीजेपी और कांग्रेस में मत बांटिए ना। लेकिन मेरा यह कहना है कि वहां तो आप फिर सुरक्षा बलों का मनोबल तोड़ने की कोशिश हो रही है ना। सेना को बयान जारी करना पड़ा ना कि सेना के का जो मकसद है वहां पर शांति स्थापित करने का, जो ड्यूटी दिया गया है उससे भटकाने की कोशिश हो रही है। और एफआईआर दर्ज कराना, ये मैं बिल्कुल, हम लोग सभी लोग इस व्यवस्था से परिचित हैं और मुझे नहीं लगता है कि असम राइफल पर एफआईआर दर्ज जो है वो सिर्फ एक एसएचओ का कॉल होगा, उसके ऊपर पूरी व्यवस्था को इस बात की जानकारी दी गई होगी। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको नहीं लगता है कि बीइंग बीजेपी, जो सेना को बहुत ज्यादा बैक करती है, जो कहती है कि वो सेना को समर्थन देने वाली पार्टी है, कांग्रेस मनोबल तोड़ती है, लेकिन वहां तो वो कुछ और ही दिख रहा है कि बीजेपी की सरकार है और असम राइफल पर एफआईआर हो जा रहा है, तो मनोबल तो बीजेपी वहां तोड़ती हुई दिख रही है ना। मैं आपको बताता हूं, सेना का मनोबल इतना कमजोर नहीं है कि सेना के मनोबल पर इतनी बड़ी चोट हो जाए। और यदि यही पैमाना है तो बताइए कि फिर जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगा, जिन्होंने बालाकोट में चील कौवे मरे, जिन्होंने सेना पर ही पुलवामा का एक प्रकार से आरोप डालने का प्रयास किया, जिन्होंने सेना जो 50-60 वर्षों तक नेशनल वॉर मेमोरियल मांगती रही उसको नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं दिया, और जब वो बना तो उसका विरोध किया। ओआरओपी 42 वर्षों तक जिन्होंने लटकाए रखा, जिन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट सेना को नहीं दिया 8-8, 9-9 वर्ष, जब सेना एडवांस हथियार मांगती थी तो आज पहली बार उनको, चाहे वो अत्याधुनिक राइफल्स हो, अपाची हो, चिनूक हो, रफाल हो, ये सारी चीज़ें खरीद के दी गई ताकि और भी वो सशक्तता से वो अपना कार्य कर सके। जिन्होंने गलवान में मुंह तोड़ जवाब दिया तो उनके शौर्य पर सवाल उठाने का काम हुआ। जिन्होंने डोकलाम में आंख से आंख मिलाकर चाइनीज़ सेना को वहाँ पर खड़े करने का काम किया, तो डोकलाम के समय पर चाइनीज़ दूतावास के साथ कौन चाइनीज़ नूडल खा रहा था, वो ऐसा कुकर्म किया हो। कम से कम ऐसे लोगों को तो सेना के मनोबल पर विषय पर बोलने का कोई अधिकार नहीं बनता। जहाँ तक आपका सवाल है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, हमारी वो सरकार है और हमारा वो विश्वास है कि सेना या पैरामिलिट्री फोर्सेस, वो सभी लोग अपने अपने दिए मैंडेट में काम करते हैं। अगर एक समुदाय के लोग, जिसमें कांग्रेस, बीजेपी, सारे लोग शामिल हैं, उन्होंने एक प्रकार से एक बात को उठाने का काम किया है, तो क्या उस जन समुदाय की बातों को खारिज कर दिया जाना चाहिए बिना कोई प्राथमिक जांच किए भी? क्या उसको केवल इसलिए नकार दिया जाना चाहिए क्योंकि वो एक समुदाय से आते हैं? यदि ये आपका तर्क है तो बता दीजिए। फिर आगे से जब पुलिस किसी की शिकायत को सब्जेक्टिव रूप से खारिज करना शुरू कर दे तो आप कहेंगे कि भाई पुलिस ऐसा काम क्यों कर रही है। इसीलिए बिना कोई वैल्यू जजमेंट किए, जो कानून की प्रोसेस है, यदि कल आप जाओगे एफआईआर करवाने, एफआईआर होगी किसी भी थाने में, वो कानून की प्रोसेस फॉलो की गई, ये वैल्यू जजमेंट नहीं है। हाँ, यदि कोई वैल्यू जजमेंट देता कि नहीं इन्होंने किया ही है और सजा सुना देता जांच से पहले, तब आपका ये कहना जायज़ होता। पूरी जांच, एकदम ईमानदारी के साथ जांच, और जहां पर जिसकी कोई गलती, गलत आरोप लगाने वाले की या अगर वाकई इसमें कोई बात है, दोनों पर विस्तृत जांच करने के बाद जो भी इसका निष्कर्ष होगा वो आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आप चयन कीजिए, आप उसके ऊपर एक, मुझे लगता है, वैल्यू जजमेंट कीजिए कि कोई राष्ट्रवादी है या नहीं है। और जहां तक राष्ट्रवादी होने का सवाल है, तो मैं तो कहता हूं ना, एक सवाल पूछ लीजिए कि जिस व्यक्ति ने ये कहा हो बाय बाय असम, ये राष्ट्रवादी बयान था क्या 62 के युद्ध में? और जिस व्यक्ति ने अपनी ही वायुसेना का इस्तेमाल करके अपने ही लोगों पर 66 में बम गिराया हो मिजोरम में, वो राष्ट्रवादी होने का प्रमाण है? या कच्चा थीवू 163 हमारे एकड़ का जो हमारी जमीन थी, भूमि थी, हमारी थी, 74 में उसको दे देने का काम किया हो, वो राष्ट्रवादी होने का प्रमाण है? तो मुझे लगता है कि राष्ट्रवादी होने का प्रमाण क्या है, कम से कम इस गठबंधन से तो हमें नहीं जानना है।